सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम परमदीप कौर है। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज पाठ 3, इसका शीर्षक है सिंधु घाटी सभ्यता और इनके लिखने वाले हैं नेहरू जी। नेहरू जी ने बताया कि वह भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। इसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है या क्रांति को बढ़ावा दे दिया था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर है। दोनों स्थानों पर इन खंडरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं था कि इन दोनों के बीच भी ऐसा कुछ हो सकता था कि ऐसे ही बहुत से दूर दूर तक नगरों में अवशेषों में दबे हुए पड़े हुए थे जिसे प्राचीन मनुष्य ने बसाया हुआ था। ये सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर करके फैली हुई थी और संभवतः ये था कि भविष्य में इसे सुदूर अतीत को उन्होंने अपनी जो काम करने वाले जो हाथ थे उनमें भी इन लोगों ने बहुत ही फेमस हो गए, यानी कि प्रसिद्ध हो गए थे और महत्वपूर्ण में नई नई खोजें भी इन लोगों ने की। और इस सभ्यता के अवशेष जो थे वो इतनी दूर दूर जगहों पर फैले हुए थे, जैसे पश्चिम बंगाल और पंजाब के अम्बाला ज़िले में भी फैले हुए थे। ये विश्वास किया जाता था कि ये जो सभ्यता है वो गंगा की घाटी तक फैली हुई है, इसलिए ये केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर ही नहीं, उन्होंने हर एक जगह पर भी बहुत अधिक इन लोगों ने काम किए हुए थे। अब तक हम जान ही सकते हैं कि उसका बहुत ही महत्व था, किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। आज इस रूप में वह मिली है जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता है और स्थिति तक पहुंचाने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बच्चों बात तो ये है कि ये सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थी और ये भी स्पष्ट हो जाता है कि ये भारत के बाद सांस्कृतिक युगों की अद्भुत सीमा थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने फ्रांस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किए थे और व्यापार भी किए थे और कुछ दृष्टि से ये सभ्यता उनकी तुलना में बहुत ही बेहतर है। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता में। वे एक ऐसी नागरिक सभ्यता थी जिससे व्यापारी लोग जगह जगह दूर दूर से काम किया करते थे और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सड़कों पर दुकानों की कतारें लग जाती थी। कतारें मतलब बच्चों उनकी लाइनें लग जाती थी और दुकानें भी संभवतः छोटी ही थी, ज़्यादा बड़ी दुकानें नहीं थी, छोटी छोटी बहुत सी दुकानें थी जो एक लाइन में ही थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के कई ऐसे दौर गुजरे थे जिसके बारे में हम बहुत कम जानते थे। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए थे, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतर ऐसे प्रयास हो रहे थे जिनकी श्रृंखलाएं बहुत लंबे समय तक चली आ रही थी, जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युगों से जोड़ी जा रही थी और जो कि बहुत ही लंबे समय से
जुड़ी हुई थी। ये सभ्यता सिंधु घाटी से शुरू हुई थी और ये देख करके बड़ा ही आश्चर्य होता था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में इतना कुछ ऐसा है जो हमें आज तक पता ही नहीं चल पाया। बहुत दूर तक ये चीज़ें चली आ रही थी। परंपराओं और रहन सहन की जो लोक प्रचलित जो रीति रिवाज थे उनको भी दर्शाया गया था। जहाँ तक कि पोशाकों के जो फैशन की भी याद दिलाते हैं। ये बात तो वाकई बहुत ही दिलचस्प हो जाती है कि भारत अपनी कहानी को इस बार भोर और बेला में भी वे नन्हे नन्हे बच्चों की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों पे भी वे विकसित हो जाते थे। दूर दूर तक बच्चों को दिखाई देते थे। उनका रहन सहन कि किस टाइप से वो रहते थे, उनका फैशन उनके कपड़ों के अनुसार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। वह जीवन के दौर तरीकों से भी अपरिचित नहीं थे क्योंकि उनकी कलाओं और जीवन की जो शैलियाँ थी जो सुखमय थे वो भी बहुत ही अनोखे थे। तकनीकी प्रगति पर भी चल रहे थे। उनका हर एक चीज़ बहुत ही विस्मरणीय था, बहुत ही फेमस हो चुके थे और उन्होंने केवल सुंदर वस्तुओं का ही चयन नहीं किया था बल्कि पूरी चीज़ों पे भी, क्या कलाओं पर, क्या ये अच्छी अच्छी मूर्तियों पर भी उन्होंने अपना योगदान दिया था और हर जगह पे उनकी यही जो चीज़ें थी बहुत ही प्रचलित होती चली गई थी और उनकी जो उपयोगिता थी वो भी लंबे समय तक चली आ रही थी। और ऐसे तमाम जो चीज़ें थीं जो उनके जो लोकप्रिय होती जा रही थी, लोग भी उनका बहुत ही प्रशंसा में थे और जगह जगह से लोग उनकी प्रशंसा करते भी थे कि इनकी ये जो कारीगरी है वो भी काफ़ी प्रचलित हो चुकी है। और ये जो चीज़ें थी बच्चों वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि या सुना होगा कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का था ये भी सब बहुत ही प्रचलित था। फिर बच्चों उसके बाद जो ये कहानी थी ये भी बहुत ही लंबे समय तक चली आ रही थी। आर्यों का आना, मतलब सेकंड पॉइंट है आर्यों का आना। कहते सिंधु घाटी सभ्यता में ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं चला और ये संभव है कि इसकी जो संस्कृति थी इसी देश की संस्कृति थी। उसकी जो जड़ें थी, उनकी शाखाएं थी वो दक्षिण भारत में भी मिल सकती थी। कुछ विद्वान और ने इन लोगों को दक्षिण भारत की ग्रामीण जातियों एवं संस्कृति के बीच में अनिवार्य समानताएं दिखाई पड़ती थी। यदि प्राचीन समय में अपने कुछ लोग भारत में जो आए थे वो तो ये घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले की घटना होती थी और व्यवहारिक घटनाएं दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवास मान सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना था कि उसका किसी ऐसी दुर्घटना से है जिसका कोई व्याख्या नहीं मिलती है। सिंधु घाटी नई अपनी भयानक बाढ़ों के लिए भी प्रसिद्ध है जो नगरों और गांवों में बहा ले जाती है। ये भी बच्चों संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे ज़मीन भी सूखने लग पड़ी और खेती में रेगिस्तान छा गया। मोहनजोदड़ो के ये हड़प्पा जो हैं वो अपने आप में इस बात का परिणाम है कि बालू की तह पे जमी हुई जो मिट्टी थी जिनसे शहर की ज़मीन की तह ऊंची हो गई थी उस पे भी नगरवासी जो थे वो भी बहुत ही मजबूत होकर के पुरानी नींवों की ऊंचाई पर मकान बनाने उनको पड़ गए थे। खुदाई में निकले हुए कुछ मकान 2 या 3 मंजिल जान पड़ते थे। वे इस
बात का सबूत था कि तहे के ऊपर उठने के कारण समय समय पर उनकी योजनाएं जो थीं वो भी देखने को दिखाई पड़ती थी। दीवारों भी ऊंची ऊंची उठने लगी थी। हम जानते हैं कि जो हम जानते हैं कि सिंध का जो सबूत है वो पुराने समय में पर भी बहुत समृद्ध और उपजाऊ होता था, और मध्य युग के बाद ये ज़्यादातर रेगिस्तान रहा है। हाँ, वे ज़्यादातर रेगिस्तान रह गए, इसलिए ये मुमकिन था कि मौसमी परिवर्तन में उन इलाकों के निवासियों ने उनके रहन सहन की प्रतिभा को भी पहचाना और उनकी जो महत्व थी उनको भी बढ़ावा दिया। लेकिन मौसम के परिवर्तन का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नगर सभ्यता के की अपेक्षा छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो ये है कि ये सभ्यता गंगा घाटी तक ही संभव नहीं है, उससे भी दूर तक ये फैली हुई है। क्या फैली हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता दूर दूर तक फैली हुई है। इस बात का भी फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। वह बालू जिससे इनमें बहुत कुछ प्रचलित शहरों पर छा करके भी उन्हें ढक दिया जाता था और उन्हीं से ही सुरक्षित भी रखा जाता था, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के परिणाम धीरे धीरे नष्ट होते चले गए और सुरक्षित भी वो रह नहीं पाते थे, जबकि शहर और प्राचीन के जो नष्ट हुए थे वो भी उन्होंने एक खंडर के रूप में उनको मिलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में बाद में भी इनका ये था कि इन खंडरों को निरंतर जो संबंध था वो एकजुट सिलसिला चला आ रहा था और उसके अंतराल में भी ये सभ्यता बहुत ही लंबे समय तक चलती रहती थी, बहुमूल्य थी। इनका आंकड़े भी बहुत दूर दूर तक चलते जाते थे और ऐसा लगता था कि सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 1000 वर्ष बाद ऐसा हुआ कि जो हमारे भारत में जो ऐसे ऐसे काबिलें हैं, जातियां हैं जो समय समय पर आती हैं, भारत की विशेष जगहों पर जो होता था उसको भी वो बहुत ज़्यादा ही महत्व देते थे। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये एक भारतीय जातियों की बुनियाद पर स्थित थी और जिनसे दोनों की जो भारतीय की जो सभ्यता थी वो एक अटूट थी, उसको भी ये लंबे समय तक ही चली आ रही थी। बाद के युगों में भी बहुत सारी जातियां आईं और सब ने अपना अपना प्रभाव डाला और फिर यही घुल मिलकर एक साथ ही रह गए। अब बच्चों आता है आपका तीसरा पॉइंट, प्राचीनतम अभिलेख, धर्म, ग्रंथ और पुराण। जो बच्चों आपकी जो स्क्रीन के ऊपर भी ये पॉइंट आ चुका है उसको बच्चों आप लोग ध्यान से देखो। बच्चों ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसको कम से कम 3-4 लेक्चर्स लगेंगे इसे कंप्लीट होने के लिए। अभी मैं तीसरा आपको पॉइंट्स का इसके बारे में भी इससे चर्चा कर रही हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले ये समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना साहित्य है और वेद युग के काल में निर्धारित के पास बहुत ही मतभेद रहा है। यूरोपियन जो विद्वान थे उनके प्रायः इसका समय बहुत ज़्यादा मानते थे और भारतीय विद्वान पहले। आजकल अधिकांश जो विद्वान थे वो जैसे वेद हो गया, पुराण हो गया के समय में ईसा पूर्व
15,000 माने जाते थे। पर मोहनजोदड़ो की जो खुदाई थी या जुदाई थी, उनके बाद इनका आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों और पुराण जो था वो साबित करने की प्रतिभा बढ़ने लगी। वस्तुतः ये कहना बहुत ही कि मनुष्य के दिमाग की जो प्राचीनता थी वो उपलब्ध रचना थी। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन दिखाया, अपनी अपनी बुद्धि का प्रदर्शन दिखाया, और फिर भारत में समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने आप साथ उसी कुल के विचार को लेकर के आए जिसने ईरान के वहाँ पर दर्शाया गया रचना हुई थी। भारत की जो धरती थी उनमें भी उन्होंने बहुत सारा विचार विमर्श किया, और वेदों और जो उनकी जो आस्था थी उनके भाषाओं के बारे में भी उनको अद्भुत ज्ञान था। कहा जाता है कि वेद भारत के ऐसे अपने महाकाव्यों की संस्कृति और उपेक्षा में काफ़ी ही उपलब्ध हो गए थे, काफ़ी निकट थे, काफ़ी प्रचलित थे, और उनकी जो बुद्धि थी उनके बल पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथ पुराण के थे जिनसे हमें कुछ उपदेश मिलते थे, कि उन कुछ ज्ञान का प्रभाव पड़ता था, कि उनके और जितने भी लोग थे या जितने भी उन लोगों को भी ये ज्ञान बताते थे कि उनके अनुसार चलो। और लेकिन कुछ लोग थे उनका करते भी थे, उनके ज्ञान को बढ़ावा भी देते थे, और कुछ लोग नहीं भी करते थे। अब बच्चों, अब मैं वेद के ऊपर भी इस पे ऊपर भी मैं अब चर्चा करूंगी कि वेद क्या है, वेद किसे कहते हैं या वेद क्या था। बहुत सारे हिंदू वेदों को प्रकाश करने के लिए धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। उनका असली महत्व इस बात का भी उद्घाटन करने के कारण था कि विचारों को आरंभिक अवस्था और मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने आप को व्यक्त किया था। ये मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था, और वेद की उत्पत्ति वेद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना, अर्थात वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय का ज्ञान का संग्रह करना। और उनमें ना मूर्तियाँ, ना पूजा, ना देवी, ना देवता, ना मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वह मृत्यु के बाद भी किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत स्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। बच्चों, अब मैं इस पाठ से जुड़े कुछ आपको मैं शब्दार्थ के बारे में भी कुछ जानकारी दे देती हूँ। बच्चों, इसको आपकी जो स्क्रीन के ऊपर जो शब्दार्थ आ चुके हैं बच्चों, इसको आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में आपने इसको लिखना है, और बच्चों लर्न भी करना है कि ताकि आपको इस लेसन के बारे में भी अच्छी तरह से पूरी जानकारी मिल जाए, क्योंकि इससे संबंधित भी आपको पूरा पता चल जाएगा कि इस लेसन में एक्चुअली में क्या था। बच्चों, इस शब्दार्थ का पहला है अवशेष, यानी कि पुरानी इमारतों के खंडर। फिर दूसरा है संयोग, यानी कि भाग्यवश। तीसरा है उद्घटित, उजागर करना। चौथा है धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को समान बनाना। फिर है हावी, भारी पड़ना। फिर है अग्रदूत, आरंभ करने वाला। फिर है बच्चों धनाढ्य, इसका मतलब है अमीर। फिर आश्चर्य, आश्चर्य होना। फिर है संचरण, निर्माण करना। बच्चों हाँ,
इसका है सृजन। सृजन मतलब निर्माण करना। बच्चों ये जितने भी शब्द अर्थ हैं आप इसको अच्छी तरह से इसको लर्न भी करो। लर्न करके यानी कि याद करके इसको अच्छी तरीके से इसको अपनी नोटबुक में उतारने हैं। आज के लिए बच्चों बस आज इतना। अगले पार्ट में मैं उसके आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगी, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है। आज के लिए इतना। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए।